हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं सीनू ठाकुर और हाल ही में आपका वेस्ट बंगाल सेट एग्जामिनेशन हुआ है और ये पेपर सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं हम सौरभ सर क्लासेस। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आपने जितनी भी आंसर कीज लगाई हैं बिल्कुल सही लगाई हैं। तो चलिए फटाफट से पेपर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजुअली फाउंड इन बोथ थीसिस एंड रिसर्च आर्टिकल। इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है हर बार रिसर्च आर्टिकल में। इस बार पूछा गया है कि इनमें से क्या है जो थीसिस और रिसर्च आर्टिकल में नहीं होता। इंट्रोडक्शन एंड एक्नॉलेजमेंट्स, मेथड मेथड एंड रेफरेंसेस, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजंस, ISSN एंड इम्पैक्ट फैक्टर। तो वैसे इस बार का पेपर अगर मैं कहूँ तो ना तो बहुत सिंपल था और ना ही बहुत टफ था। मॉडरेट लेवल पे था अगर आप कंटिन्यू क्लासेस ले रहे होंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा इनमें से सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें से राइट आंसर है आपका ISSN एंड इम्पैक्ट मेथड जो है वो थीसिस और रिसर्च आर्टिकल दोनों में यूज नहीं होता। इसके अलावा इंट्रोडक्शन और एक्नॉलेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेथड और रेफरेंस भी रिसर्च आर्टिकल में जब हम थीसिस लिखते हैं या आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो उसमें मेंशन किया जाता है, और रिजल्ट और कंक्लूजन भी होता है। अब ISSN और रेफरेंसेस, इम्पैक्ट फैक्टर, ये होता क्या है? ISSN का अगर फुल फॉर्म देखें तो होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। और ये मोस्टली कहाँ पर यूज होता है? जब कोई जर्नल निकलने होते हैं। ठीक है, जब कोई जर्नल निकलना होता है उसमें हम इम्पैक्ट फैक्टर और ISSN का यूज करते हैं। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? इसका यूज नहीं हो रहा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिलेटेड टू रिसर्च फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, रिसर्च से रिलेटेड इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्ट पेयर है? रैशनल ऑफ द स्टडी, इमरजेंस ऑफ द स्टडी, मेथड्स, प्रोसीजर, एब्स्ट्रैक्ट, समरी पॉइंट्स, डिस्कशन, जर्नलाइजेशन। अब यहाँ पर हमें सिंपल तौर पे देखना था कि कौन सा वर्ड है जो एक दूसरे से मैच कर रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर पहले मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या होता है? किसी भी चीज को हम कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, हम अपनी रिसर्च को प्रोसेस कैसे करेंगे, या फिर हम कौन से मेथड यूज कर रहे हैं, तो ये सिमिलर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देख लेते हैं बाकी सबका मीनिंग। अब मेथड और प्रोसीजर आपको समझ में आया कि ये पहला आंसर है, बट इसको थोड़ा क्लियर समझ लेते हैं। रैशनल ऑफ द स्टडी, इमरजेंस ऑफ द स्टडी, इन दोनों में डिफरेंस क्या था? तो अगर मैं कहूँ कि हाँ पार्शली थोड़े से मैच होते हैं, बट फर्क क्या है कि रैशनल का मतलब होता है रीजन एक्सप्लेन करना, क्या रीजन है स्टडी का। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसका है रीजन या फिर जस्टिफिकेशन देना। ओके, और ये इमरजेंस ऑफ द स्टडी से मैच नहीं हो रहा, इसलिए इसको हम करेक्ट पेयरिंग नहीं कर सकते। वहां मेथड और प्रोसीजर तो मैंने आपको पहले बताया। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट और समरी पॉइंट्स की। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जहां पर किसी भी चीज का हम कंसाइज मीनिंग समझते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जहां पर हम रिसर्च से रिलेटेड कुछ भी समरी को कंसाइज कर रहे हैं। ओके, कंसाइज कर रहे हैं। बट अगर वहीं पर हम बात कर रहे हैं समरी पॉइंट की, तो वो इससे कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि समरी करना किसी भी चीज को, ठीक है, किसी भी चीज की समरी के पॉइंट्स दे देना और किसी भी चीज को कंसाइज कर देना और समरी को छोटा करके या उसको जो बिल्कुल टू दी उसका एग्जैक्ट मीनिंग ना समझा के एब्स्ट्रैक्ट वे में देना, तो ये दोनों भी पेयर मैच नहीं हो रहे। अब मैं डिस्कशन और जर्नलाइजेशन की अगर बात करती हूँ तो ये भी प्रॉपर वे में करेक्ट नहीं होंगे। जैसे कि अगर हम डिस्कशन की बात करें तो हम क्या कहते हैं कि डिस्कस कर रहे हैं, हम उसका मीनिंग बता रहे हैं, साथ में बैठकर सजेस्ट कर रहे हैं। पर जर्नलाइज का मतलब होता है हम किसी चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसी चीज को हमने जनरेट कर दिया है। तो इन दोनों को भी हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। निर्फ के बारे में एक्चुअली पूछा गया था। NIRF निर्फ के बारे में पूछा गया था, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, यस, नेशनल
ये लिखा हुआ है लेकिन आप भी मेरे साथ लिखिए क्योंकि प्रैक्टिस भी जरूरी है। इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, पता नहीं ये क्या हो गया है बोर्ड में, इसकी हैंडराइटिंग थोड़ा गड़बड़ा रही है। ओके, अब यहाँ पर पैरामीटर्स दिए हैं। ए, टीचर स्टूडेंट रेशियो, रिसर्च प्रोजेक्ट, प्लेसमेंट, यूजी पीजी एंड पीएचडी प्रोग्राम, आउटरीच प्रोग्राम, या फिर टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स, परसेप्शन व्यूज ऑफ स्टेक होल्डर्स, यूजी पीजी स्टूडेंट्स या रिसोर्सेस, या सी, टीचिंग एंड लर्निंग, रिसर्च व्यूज ऑफ स्टूडेंट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट फंडिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी परसेप्शन, या फिर डी, teaching, learning and resources, research and professional practices, graduation outcomes, outreach and inclusivity और perception। अब इसके बारे में आपको सही पैरामीटर चुनना था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, ठीक है, बट अगर आपने सिर्फ इसके पैरामीटर्स किए हैं तो इसके पैरामीटर्स में देखेंगे आप, राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ये, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, TLR, ठीक है, ऑफिशियल जो पैरामीटर्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये अगर आप कर लेते तो ये बिल्कुल आंसर आपका सही हो जाता, ठीक है। आप राइट डाउन कर लीजिए इसको, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज TLR, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस RP, ग्रेजुएशन आउटकम्स और आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, और उसके बाद है परसेप्शन। ओके, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब आप टिक कर लेंगे, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, यस, तो डी आपका थर्ड का राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म इन द एवोल्यूशन ऑफ सोर्स मटेरियल और हिस्टोरिकल रिसर्च रेफर्स टू। हिस्टोरिकल रिसर्च अगर जब आप करते हैं तो उसका एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एवोल्यूट करने का क्या हो सकता है, इसमें से यूजफुलनेस ऑफ द सोर्स मटेरियल, ईज ऑफ एक्सेस टू द मटेरियल एंड इट्स कंटेंट, accuracy and trustworthiness of the content, या authenticity and genuineness of the documents। अब इसका सही आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को यदि आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं और उसके बारे में मतलब एवल्यूट करना चाहते हैं कोई सोर्स ऑफ मटेरियल, स्पेशली अगर आप हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं, तो आप उसका क्या चेक करेंगे, आप कंफ्यूजन यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स की क्या होगी, या तो वो एक्यूरेसी एंड ट्रस्टवर्दीनेस को देखेंगे या फिर ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस को, डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे। दोनों ही सही हो सकता है, बट अब ये डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनर है उन्होंने टिक किसको किया है, और यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि यहाँ डॉक्यूमेंट्स, जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है, कंटेंट की बात, मतलब एक्यूरेसी की बात नहीं हो रही है। एक्यूरेसी हम मोस्टली जो भी न्यूमेरिक फॉर्म्स होते हैं उसमें चेक करते हैं, ठीक है। आई होप अब आपको ये क्लियर मिल गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।